अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं रीना शिगरी। मुल्क की सियासी सूरत हाल में उतार चढ़ाव तेजी से जारी है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है। इससे पहले कि 9 मुंतखब अरकान अपने ओहदे का हल्फ उठाते, अचानक बानी PTI की जानिब से IMF को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। खत में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को मुखातिब किया गया और आइंदा बेल आउट पैकेज के वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त की गई। इसी दौरान PTI रहनुमाओं ने वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब साहब ने कहा, IMF के साथ जब बात हुई थी उसमें एक शर्त थी कि शफाफ इलेक्शन होंगे, शाह खर्चियां निगरान और PDM हुकूमत करे और उसका खमियाजा अवाम भुगते। ताहम साथ ही ये वाजे भी कर दिया IMF प्रोग्राम के लिए ना रुकावट बनी है और ना बनेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे बानी चेयरमैन जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और हमारी पार्टी किसी सूरत भी पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलने से किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहती और किसी किस्म का भी IMF की फैसिलिटी में रुकावट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न कभी बनी है न बनेगी, क्योंकि हम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं। IMF को लिखे गए खत के साथ ही आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज का मुशाहिदा भी जारी हो गया। मूडीज ने कहा कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के बाद सियासी खतरात ज्यादा हैं। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की मियाद खत्म होने के बाद नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश और सलाहियत के बारे में सूरत हाल गैर यकीनी होगी। लगता यह है कि मूडीज का यह बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को तकवीयत पहुंचा रहा है। खत की बात हो रही है तो एक खत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को लिखा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें नहीं लेना चाहती तो आप उन्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं। ताहम सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मीडिया से बातचीत में उसकी तरदीद की और कहा कि मखसूस नशिस्तों पर कोई बात ही नहीं हुई, ये जनरल सीट्स का। इस सारी सूरत हाल में PTI रहनुमा और उनके वकला ला इल्म नजर आए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि उन्हें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई खत भी लिखा है। अलबत्ता अगर फैसला हमारे हक में ना आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। PTI के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है, क्योंकि जो विमेन माइनॉरिटी इनके जो हिस्से हैं, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, ये कोई खैरात नहीं है। अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PMLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी गर्मा गर्मी में MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब की वीडियो और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की ऑडियो ने तहलका मचा रखा है। वायरल ऑडियो में कामरान टिसोरी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी नून लीग को दबाव उन पर डाल रही है, प्रेशर दे रही है कि सिंध की गवर्नरशिप MQM को ना दी जाए। उनकी डिक्टेशन पर काम नहीं होगा। अपने प्रोग्राम में हम इस पर MQM का मौक़िफ़ भी जरूर लेंगे। और इसके साथ साथ आज इंतखाबात के कई रोज बाद मियाँ साहब मंजर आम पर आए। वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अयाज सादिक साहब के नाम का ऐलान किया। साथ ही खबरदार भी कर दिया कि अगले 1.5 से 2 साल मुश्किल तरीन होंगे। और नाज़रीन, मुल्क इस वक्त एक यकीनी तौर पे एक डिफ़िकल्ट, एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अब से कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि 1.5-2 साल अगले मुश्किल होंगे, लेकिन मुश्किल वक्त से मुल्क बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आएगा, क्या रोड मैप होगा, कोलिशन पार्टनर्स जो अगली हुकूमत में होंगे वो ऑलरेडी उनकी चूंकि ऑडियो वीडियो लीक्स जो है वो सर्फेस कर रहे हैं, तो वो कुछ इस किस्म के इशारे दे रहे हैं कि वो अपोजिशन में भी बैठ सकते हैं। दूसरा ये कि आज ही मूडीज जो इन्वेस्टर सर्विस है उनकी जानिब से एक अबहाम का इजहार करना इस हवाले से कि अगली जो हुकूमत होगी, चूंकि हंग पार्लियामेंट होगी, एक वीक गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने ये खदशात का इजहार किया है कि वो IMF के साथ किस तरह से निगोशिएट करेंगे, उनकी एबिलिटी पे सवाल हुआ है। और साथ साथ जो जनरल इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात, उसके हवाले से उन्होंने उसको हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी तरफ IMF को खत लिख दिया है। कल 21वें रोज इलेक्शन से जो 21 दिन हो चुके हैं होंगे, कल के दिन इजलास बुला लिया गया सुबह 10 बजे।
इस हवाले से गुफ्तगू होगी। आगे किस तरह के चैलेंजेस का मुल्क मजीद चूंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो वे फॉरवर्ड क्या है और सबको लेकर आगे किस तरह से बढ़ा जाए। खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वजीर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो मैं शुरू इस बात से करना चाहूंगी, जो IMF को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खत लिखा गया है, कुछ इशारे पहले ही दिए जा रहे थे कि इलेक्शन ऑडिट करवाने का मुतालबा किया जाएगा। बहरहाल एक IMF को लिख दिया गया है, क्या देख रहे हैं आप? बैकफायर करेगा? कॉन्सिक्वेंसेज इसके होंगे? सबसे पहले तो हमें ये वाज़ेह होना चाहिए कि किसी भी बैनुल-अक़वामी एजेंसी को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की दावत देना और उसे हमारे अपने अंदरूनी जो जमहूरी अमल है उस पर काजी उल कज़ा बनाकर बिठा देना, ये मुल्क दुश्मनी है। बड़ी इसमें कोई इबहम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो भी आपस में इख्तिलाफात हों, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन हम उन तहफ़्फ़ुज़ात को पाकिस्तान की सरहद से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हमारी खुद मुख्तारी का तकाजा भी है और हमारे जो हम अवाम से जो ट्रस्ट लेते हैं उसका भी तकाजा ये है कि हम अपने मामलात को खुद हल करें। और ये पहली दफा नहीं है इस तरह की धमकियां। आज तो खत लिखा है, धमकियां आपको मालूम है 2014 के धरने में भी दी गई थी। उस धरने ने उस वक्त जो CPEC का आगाज था उसको रोका था। और अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे, अगस्त 2022 में जो एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जो उस वक्त के साबिक वजीर खजाना थे तरीन साहब और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़राए खजाना थे, उनके दरमियान एक गुफ्तगू की ऑडियो सामने आई थी कि उन्होंने कहा जी कि आप ताउन से इनकार कर दें और फिर पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे और फिर मुल्क में मजीद खलफशार फैलेगा। और एक उसमें से वजीर साहब ने कहा भी कि मुल्क के खिलाफ तो नहीं है। तो ने कहा खान साहब से ऐसा सलूक होगा जैसा हो रहा है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। ये जो नुक्ता है कि एक शख्स की खातिर मुल्क के मफाद की बलि चढ़ा दी जाए, ये फाशिज्म है और हमें इसका मुकाबला करना है और अवाम को यह समझाना है कि हर चीज को सियासत की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। जब आप एक सफारती साइफर लेके आप उसको लहराएंगे, उसकी बुनियाद पर जलसे करेंगे और बाद में उसी मुल्क के दरबार में खड़े हो जाएंगे कि जी हमारी मदद करें इलेक्शंस के मामले में और इलेक्शन के मामलात को खड़ा करने में, तो फिर ये जो रविश है ये बड़ी मजमूम रविश है। हमें अपने मामलात को खुद हल करना है। पार्लियामान में तशरीफ लाएं, कल इजलास हो रहा है, वहां आकर बात करें, बजाय ये कि IMF खत लिखें और ये बताएं अगर नून की या जो इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है उसके प्रोग्राम में कोई कमी है तो आपके पास क्या सोल्यूशन है, लेकिन ये वो कभी नहीं बताएंगे। वो सिर्फ मुखालफत करेंगे, खलफशार फैलाएंगे और इंतशार फैलाएंगे। उन्होंने तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी एक 3 pronged एक स्ट्रैटेजी होगी, एक अटैक होगा जो कि हम कोर्ट्स में भी इसको फाइट करेंगे, हम सड़कों पर भी होंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर भी अपना एक रिस्पॉन्सिबल किरदार अदा करेंगे। आपने जिस तरह से कहा कि एक सोल्यूशन आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा करते हुए आके मदद करें और बताएं वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम खुर्रम साहब, जहां पर आपने कही एक मजमूम इनकी जानिब से कार्रवाई आप इसको करार दे रहे हैं कि अगर वो IMF को मुदाखलत करने की दावत दे रहे हैं, लेकिन आज ही मूडीज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट मंजर आम पर आई है और पाकिस्तान की माशी और पॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से आप किस हद तक इसको सिग्निफिकेंट समझते हैं, जहां पर मूडीज की जानिब से एक अनसर्टन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जिक्र करते हुए और अगले जो हुकूमत है उसकी IMF के साथ निगोशिएशंस की एबिलिटी पर भी सवाल आयद किया जा रहा है और इस इलेक्शंस को हाईली कंट्रोवर्शियल करार दिया जा रहा है? जी, 2 हकाइक आपके सामने रखने हैं। पहला तो जो बड़ा वाज़े है कि अवाम ने सूबों के अंदर इस मुस्तहकम हुकूमतें बनवाई हैं। जो वोट आया है पंजाब में भी बड़ा क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा में भी क्लियर है, सिंध में भी क्लियर है। तो लिहाजा चारों सूबों में बशमूल बलोचिस्तान मुस्तहकम हुकूमतें कायम होंगी। तो इसका ये कहना कि ये बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, ये कंट्रोवर्शियल फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से हैं जहां एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट हमारे सामने है। तो लिहाजा वहां चैलेंज है और जिस तरह अब फेडरल गवर्नमेंट इंशाल्लाह बन जाएगी अगले 3 से 4 दिन में, उनको हर रोज जो चैलेंज आएगा क्योंकि उनके मेजॉरिटी जो है वो मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल है, तो वहां भी
जो हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, दुनिया ये देखना चाहती है कि अब जो आइंदा बनने वाली पाकिस्तान की हुकूमत है, क्या वो जो बहुत अरसे से इस्लाहात या सख्त फैसले करने हैं, चाहे वो निजकारी के हवाले से हैं, चाहे वो मुख्तलिफ मद में जो हुकूमती गैर तरक्याती अखराजात हैं, उनके अंदर एक इनकलाबी कमी करने के हवाले से हैं, या पाकिस्तान की डेवलपमेंट कट करके अवाम को रिलीफ दूसरे मद में, चाहे वो बिजली है या गैस है, उसके अंदर है। तो दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ये सख्त इकदाम ले सकेगी, और ये हमारी तवक्को है। इंशाअल्लाह हम भी पूरी जमात इसके ऊपर फोकस्ड हैं कि शहबाज शरीफ की जो वफाकी हुकूमत है वो कामयाब हो। बट साहब, सख्त फैसले कैसे लेंगे? जहां पर आप खुद भी मेंशन करें कतई कलामी की माफी, कोलिशन पार्टनर्स होंगे, वो तो प्रीवियस ही आपकी पीडीएम की हुकूमत का बोझ जो है उठाने को तैयार नहीं थे। आपने देखा इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान एक दूसरे पे कितने इल्जामात आयद किए गए। पीपल्स पार्टी अभी भी कैबिनेट का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम तनकीद बराए तामीर जो है वो हम करेंगे, हम हुकूमत की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उन पर तनकीद करेंगे, हम हुकूमत का हिस्सा होंगे लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। एमक्यूएम ऑलरेडी हिंट कर रही है कि वो ऑपोजिशन में जा सकती है अगर उनके मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाए। तो ऐसे में डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी चैलेंजिंग? और मियां साहब कह रहे थे 1.5-2 साल मुश्किल होंगे इस मुल्क के लिए। बहुत मुश्किल होंगे, और आगाज में ही मेरी ये दुआ भी है और तवक्को है कि जो भी गैर मकबूल फैसले करने हैं वो फौरी तौर पर कर लिए जाएं, ताकि उनके जो बेहतर नताइज हैं वो 1 साल या 15 महीने के अंदर आना शुरू हो जाए। और हकीकत यह है कि जो हमारी इत्तेहादी जमातें होंगी वफाकी हुकूमत में, वो भी बैरूनी मुल्कों की तरह ये देखेंगी कि क्या हुकूमत में इतनी जुर्रत है कि वो सख्त फैसले करके पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दे सकें। तो अगर इंशाअल्लाह, जैसे हमारी दुआ भी है और तवक्को भी है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत सख्त फैसले करके मुस्तहकम करेगी अपनी पाकिस्तान की मईशत को, तो एक दफा अगर हमें नजर आया कि अगले 6, 7, 8, 10 महीने में मईशत मुस्तहकम हो रही है, तो आप ये देखेंगे कि उसके साथ ही ये तमाम जमातें भी जो हैं ये हुकूमत का हिस्सा बनेंगी, और एक मजीद इस्तेहकाम सियासी तौर पर भी आपको आता हुआ नजर आएगा। लेकिन टेस्ट बड़ा मुश्किल है अगले 5 से 6 महीने का। बट जहां पर खुर्रम साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करना है, मुश्किल हालात हैं, अगले 2 साल जो है वो मुश्किलात रहेंगी। मियां साहब ने खुद क्यों नहीं ये चार्ज संभाला? बार बार सवाल इसी बात पे हो रहा है कि शहबाज साहब को क्यों फोर फ्रंट पे आने की उन्होंने मौका दिया। मियां साहब लीडर हैं, लीडर्स कभी पिक एंड चूज नहीं करते। उनका तो एक्सपीरियंस था जो उन्होंने अपनी इंतखाबी पूरी मुहिम के दौरान भी तमाम तरक्याती काम जिससे कोई डिसएग्री नहीं करता। सो इट वाज टाइम कि मियां साहब अपने उस तजर्बे को ट्रांसलेट करते और इसको मुल्क को जो है वो मुश्किल हालात से बाहर निकालने के लिए खुद आगे आते। ये फैसला उन्होंने खुद किया है, और इसकी तौजीह भी आने वाले दिनों में वो गालिबन शेयर करेंगे हम सबके साथ, मीडिया के साथ भी, कि उन्होंने फैसला क्यों किया। लेकिन वो मुल्क में मौजूद हैं और उनकी जो राहबरी है और उनकी जो गाइडेंस है वो शहबाज शरीफ साहब को भी और मरीम नवाज साहिबा को एज चीफ मिनिस्टर पंजाब हासिल रहेगी, और उनका तजर्बा जो है वो इंशाल्लाह उससे हम भरपूर फायदा उठाएंगे इन दोनों हुकूमतों को चलाने में। बट खुर्रम साहब, विल देयर बी एन इकोनॉमिक प्लान? क्योंकि इंतखाबी मुहिम में भी जो कुछ बोला गया वोट्स में वो ट्रांसलेट नहीं हो सका। जो तमाम आपकी कैंपेन थी, और इवन आपकी जमात के अंदर से भी बड़ी आवाज़ें उठी कि जहाँ जहाँ जिन जंक्चर्स पे जो लूप होल्स देखे गए या जहाँ जो भी शॉर्ट कमिंग्स नजर आई, सो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कोई रोड मैप है? आज भी उसका जिक्र नहीं हो सका। जी, रोड मैप इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुंतखब होते ही कौम को देंगे, और जिस तरह बहुत साल पहले चर्चिल ने कहा था, ये इट विल बी मोस्टली स्वेट एंड टीयर्स। एक मेहनत करनी पड़ेगी, आंसू भी आएंगे, लेकिन मुल्क को सही रास्ते पर लाने के लिए ये कुर्बानी हम सबको देनी है। और अगर हम इंशाल्लाह इसको देने में जब कामयाब होंगे तो ये तवक्को है कि अगले 15 से 24 महीनों में, खासतौर पे आई थिंक 2025 जून में जो बजट आएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान आज के मुकाबले में बहुत बेहतर मुआशी सूरत हाल सबको नजर आएगा कि स्टेबलाइज होना शुरू हो गया है। ये काम मुस्लिम लीग नून ने 2013 में भी किया था, जब बैक वक्त लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, कराची में टारगेट किलिंग
और महंगाई थी, और ये चारों मसले हमने 4 साल में हल कर दिए थे। तो ये अब एक मामला है, मुश्किल हमारे सामने है, लेकिन मुश्किल आप मौलाना साहब जहां पर ये खदशात का इजहार करें कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है, ज्यादा नहीं चलेगा, जो सिस्टम के अंदर हैं वो भी रोएंगे। मुस्तफा नवाज खोकर साहब हैं जो कि कहते हैं कि डर्टी इलेक्शंस कैन नॉट प्रोड्यूस अ क्लीन पार्लियामेंट। ये इस एलिगेशंस के साथ, इन लेबल्स के साथ, आपको लगता है कि पीडीएम हुकूमत इस बार डिलीवर कुछ कर सकेगी? क्योंकि 16 माह की कारकर्दगी, लाइक वी वर डिस्कसिंग, उसका तो ऑलरेडी आप लोग जो है वो इलेक्शंस में खमियाजा उठा चुके हैं। जी तो उसके सबक भी हमारे सामने हैं, तो ये भी इंशाअल्लाह उस 16 माह के तजुर्बे से सबक सीख कर आगे बढ़ेंगे। और उसका सबक ये है कि उस 16 माह में जो हमें एक बड़ा मुस्बत इत्तेहाद वहां रहा, पार्लियामान में भी और काबीना में भी, तो यहाँ तो अब पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने का मरहला है। और आप देखें ना, अगर सियासी खलफिशार होता है और कोई नई हुकूमत इसी पार्लियामान में से बनती है, या हम कुछ महीने बाद दोबारा नए इलेक्शन में जाते हैं, तो क्या उससे किसी तरह बेहतरी की तवक्को हो सकती है? नहीं हो सकती। तो लिहाजा पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को सिर्फ जहां से हमने आगाज किया था कि सियासी फायदे की खातिर उसकी बलि चढ़ाना इस वक्त किसी तरह भी मुल्की मफाद में नहीं है। इस हुकूमत को स्टेबलाइज होना चाहिए, सबको ये मालूम होना चाहिए। और शायद दूसरे लोग खुश भी हो गए जी, एक जमात जो है वो इस वक्त लीड लेने के लिए तैयार है इस मुश्किल वक्त में, और जो गैर मकबूल फैसले करने हैं वो फैसले करने के लिए तैयार है। लेकिन इंशाल्लाह उसका जो नतीजा है वो हमारे नौजवान मर्दों खवातीन के लिए नए रोजगार की सूरत में निकलेगा, ठीक है, महंगाई की कमी की सूरत में निकलेगा, और बिजली और गैस के बिलों में कमी की सूरत में। एंड खुर्रम साहब, पीपल्स पार्टी नॉट बीइंग इन द कैबिनेट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस? जी, ये उन्होंने फैसला किया है, लेकिन मेरी ये एक पेशीन गोई है कि 5 से 6 माह में इस्तेहकाम आता हुआ नजर आया और मुल्क के बैरूनी अकाउंट में कोई बड़ी सरमायाकारी दूसरे ममालिक की तरफ से हुई, तो पीपल्स पार्टी भी काबीना में हिस्सा बनेंगे और फिर हमारे साथ हुकूमत में चलेंगे। पीपल्स पार्टी, आपको लगता है कि आपकी पेश गोई है ये कि पीपल्स पार्टी आपके साथ काबीना में हिस्सा बनने को तैयार होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी जो है वो कैबिनेट में एक लॉस? हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस को देखेंगे ना जी, कि अगर तो जो मुश्किल बोझ उठाना है वो शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जब उठा लेंगे, तो फिर बाकी सब लोग भी, जो मुश्किल में तो कम लोग साथ देते हैं, लेकिन जब बेहतरी होना शुरू होगी तो उसमें सब लोग हम इंशाल्लाह हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, हुकूमत का वो हिस्सा बनने के लिए तैयार होगी। और आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि कल के रोज जो इजलास हो रहा है, एक तरफ रिजर्व सीट्स के लिए भी, और वो मामला भी अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका है, लेकिन दूसरी तरफ कल के इजलास में सुबह क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड इंडिपेंडेंट्स ने शमूलियत इख्तियार की थी, उनकी जानिब से तवक्को कर रहे हैं कि बदमज़गी होगी या वॉकआउट किया जा सकता है? जी, अगर वो बदमज़गी और वॉकआउट करते हैं तो वो अपने जो हकूक हैं उससे खुद दस्तबरदार होंगे, और अवाम ने उन्हें जो मैंडेट दिया है उस अमानत में खयानत करेंगे। बेहतर यही है कि वो कल हल्फ उठाएं, और फिर हल्फ उठाने के बाद जो उनकी मुख्तलिफ अभी प्रोसेसेस होने हैं, परसों स्पीकर का इलेक्शन होगा, उसमें सारी तादाद जो है नंबर्स खुलकर सामने आ जाएंगे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, तो उनको तो उनका एक इम्तिहान है कि वो भी क्या इस जंक्चर पे खलफिशार और इंतशार फैलाते हैं, क्योंकि जिसका ज्यादा चांस है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ये हुई है 2014 के बाद से, या फिर उनको ये समझ आ जाएगी कि दूसरों को गद्दार और काफिर और डाकू कहने से मुल्क आगे नहीं बढ़ा बल्कि पीछे गया है, और अब मुल्क को आगे लेकर जाने का वक्त है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की। और नवाज शरीफ साहब चूंकि आज भी ये बात कहे थे कि 2014 में भी वो बानी पीटीआई को मिलकर आगे मुल्क को लेकर बढ़ने के लिए दावत दे चुके हैं, सो शहबाज साहब से एक्सपेक्ट किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर साथ मिला के आगे मुल्क को बढ़ाने के लिए साथ चलाया जाएगा या लेकर चलेंगे? जी, वो दावत तो देंगे, लेकिन उनको ये समझाएंगे भी कि अगरचे 30% वोट अवाम ने उनको दिए हैं, लेकिन 70% वोट अवाम ने दूसरी जमातों को भी दिए हैं। तो लिहाजा वो जो 70% वोट है उसका भी एहतराम करना उतना ही जरूरी है जितना 30% का। मुल्क में सिर्फ 30% वोट तो नहीं पड़ा ना, 70% वोट जो है वो दूसरी जमातों को भी अल्लाह ताला ने जो है अवाम की हमायत हासिल हुई है।
तो लिहाजा जब तक एक दूसरे के बुनियादी एहतराम नहीं होगा हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब दावत तो जरूर देंगे, दावत देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया खुर्रम आपके वक्त का। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब इस समय हमसे बात करे थे, जिन्होंने कहा कि हुकूमत की जो नई हुकूमत होगी उसकी अच्छी कारकर्दगी को देखते हुए जो कोलिशन पार्टनर्स हैं जो आज कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनने मांग रहे, वो जरूर खुर्रम साहब की पेशगोई है कि वो जरूर काबीना का हिस्सा बनना चाहेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखा है, खुर्रम साहब ने कहा कि ये एक मजमूम कार्रवाई उनकी जानिब से ये की गई है जिसमें आप IMF और बैनुल अक़वामी इदारों को मदाखलत करने और मुल्की मामलात में एक रोल प्ले करने की दावत दे रहे हैं। ये मुल्क दुश्मनी है। एक बार पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है जो कि मूव बैकफायर की थी। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि ऐसी मूव नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बावजूद उसके IMF को खत लिखा गया। इसके क्या रिपरकशंस होंगे? मुल्क ऑलरेडी किसी मजीद बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मल्टीपल क्राइसिस का सामना है, रेजोल्यूशन की तरफ मामलात को लेके जाना है। किस तरह से होगा? एक ब्रेक में चलेंगे और ब्रेक के बाद हम जरा बात करेंगे कोलिशन पार्टनर्स की। अगली हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें होंगी वो ऑलरेडी बड़े इशारे दे रही हैं, क्या कह रही हैं, एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को ख़त लिख दिया गया है। ब्रेक से पहले खुर्रम दस्तगीर साहब जिस तरह से कह रहे थे कि ये एक मुल्क दुश्मनी है, इसको मजमूम कार्रवाई करार दे रहे थे। मुज़म्मिल असलम साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ऑल्सो द पार्टीज स्पोक्स पर्सन ऑन इकोनॉमी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुज़म्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुज़म्मिल साहब, ये जो लेटर लिखा गया है, एक तरफ आप कहते हैं कि IMF जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं है एंड यू डू नॉट इवन कॉल द IMF टू अडॉप्ट दैट रोल, लेकिन साथ साथ आप उन्हीं से कह रहे हैं, उन्हीं से डिमांड कर रहे हैं कि 30% जो सीट्स हैं नेशनल और प्रोविंशियल, उनका ऑडिट भी करवाया जाए। सो इसमें आपको खुद एनॉमली नजर नहीं आ रही आपके लेटर में? नहीं देखिए, हम उनको ये नहीं कह रहे कि वो जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। हमने ये बात बोली कि जो है पाकिस्तान में जब इलेक्शन डिस्प्यूट के लिए मैकेनिज्म था और उस मैकेनिज्म अभी क्योंकि IMF के नए प्रोग्राम में टाइम है, क्योंकि अभी तो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम 30 मार्च तक चलेगा ना जी, तो वो उसमें टाइम है नया प्रोग्राम में स्टार्ट होने में और उसकी नेगोशिएशन में। उससे पहले जो है दूध का दूध पानी का पानी कर लिया जाए कि आया इलेक्शंस में किसका मैंडेट है, क्या चीजें हैं, क्योंकि ये इलेक्शन में सिर्फ PTI बात नहीं कर रहा, इसकी तो पूरी दुनिया बात कर रही है। आलमी ममालिक बात कर रहे हैं इसके बारे में, अमेरिका ने बोल दिया, यूरोप ने बोल दिया। तो जब सब बोल रहे हैं तो इसमें क्या कबाहत है? और ये तो हुकूमत को भी जो है इसको जो है वॉलंटियर करना चाहिए था कि नहीं, ये जो नतीजा सही है और हम इसमें ट्रांसपेरेंट जो है इन्वेस्टिगेशन कराकर, लेकिन ताकि दुनिया को जो हुकूमत, कता कलामी की माफी, लेकिन हुकूमत जो फॉर्म करने जा रहे हैं वो तो कह रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब अभी कह रहे थे, ऑल्दो कि वो सीट अपनी लूज कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मजमूम कार्रवाई है। आप किस तरह से एक इंटरनेशनल फंड को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत दे सकते हैं? देखिए, बात यह है कि 23 प्रोग्राम पाकिस्तान के इससे पहले हुए और 21 प्रोग्राम खत्म हुए, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 1988 से 2024 तक 13 प्रोग्राम किए और 13 में से 12 इन्होंने डिसकंटिन्यू किए। और ये जो बात कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, इनको मैं ज्यादा दूर नहीं लेके जाता, सिर्फ इनको मैं 2020-21 में जब IMF ने कहा था कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करें, तो इन्होंने IMF प्रोग्राम के खिलाफ असेंबली में वोट दिया था और बोला था इस प्रोग्राम को खत्म करो, ये PTI-IMF है। तो उस वक्त क्या था? और फिर उसके बाद जब इनके वजीर खजाना इसहाक डार साहब आए, उन्होंने तो कहा IMF को आई डोंट केयर, चले जाएं आप यहाँ से। और फिर उन्होंने 2 इल्जामात लगा दिया IMF पे। अभी ये एक लगा दिया कि जी ये कहते हैं IMF इसलिए हमें प्रोग्राम नहीं दे रहा कि मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान का खत्म करें, और दूसरा उन्होंने कहा था कि IMF ने मना किया इलेक्शंस के लिए आप फंड जारी ना करें। दोनों दफा IMF ने तरदीद की। तो माशाल्लाह ये किस मुंह से बोल रहे हैं? और ये खुद बिलावल ने असेंबली की तकरीर है जो इनके अभी जो इनको वोट देके वजीर आजम बनाएंगे कि बंद करो PTI IMF को, इनसे नया प्रोग्राम लो। तो हमने तो पहले हमारा स्टार्ट ही लेटर का आपको बता क्या है कि हम चाहते हैं कि IMF जो है पाकिस्तान की मदद करे और पाकिस्तान की मईशत को पैरों पे खड़ा करने के लिए हेल्प करे। नहीं, लेकिन लोन सैंक्शन करने से पहले वो पॉलिटिकल सिनेरियो जो आप इस्तदा कर रहे हैं, पहले स्टेबिलिटी को यकीनी बनवाए। नहीं, देखिए आप इसको मिस कर रही हैं।
अभी तो आप ऑलरेडी IMF प्रोग्राम में हैं, ये खत्म नहीं हुआ, ये 30 मार्च को खत्म होगा, लाइक यू मेंशन्ड, ठीक है बिल्कुल। ना। हाँ, और फिर उसके बाद नया प्रोग्राम शुरू होगा। तो इस मार्च का प्रोग्राम जब खत्म होगा तो इसकी किस्त तो IMF ने देनी है। हम ये कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते में ये तमाम चीजें कर लें जल्दी जल्दी, ताकि नया प्रोग्राम नई मैंडेटेड गवर्नमेंट करे। तो इसमें क्या बुराई है? अगर आपके साथ कोई जुर्म हो जाएगा या आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करना, अगर ये मुल्क दुश्मन चीज है तो फिर तो ये हम करते रहेंगे। अगर उनको लग रहा है कि हम इलेक्शन हमारे साथ जो है ज्यादती हुई है और हम उस पर चुप हो जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये राइट, बट मुजम्मिल साहब क्या रद्द अमल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं? गुज़िश्ता हफ्ते तो IMF ऑलरेडी कह चुके हैं कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद द न्यू गवर्नमेंट। न्यू गवर्नमेंट बोला है ना, विच गवर्नमेंट ये तो नहीं बोला ना उन्होंने। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पहले ये इंश्योर करेंगे और जो आप डिमांड कर रहे हैं आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा, और आपकी डिमांड को क्या एक प्री कंडीशन के तौर पे देखा जाए? IMF यूजुअली हम पर प्री कंडीशंस लगाता है। IMF का 1997 का एक चार्टर है, वो ये कहता है कि IMF सिर्फ उन लोगों से, उन ममालिक से डील करेगा जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होगी, करप्शन फ्री होगा, मैंडेटेड होंगे, मैनिपुलेटेड नहीं होगा, ये तमाम वो आपने अपने खत में उस फ्रेमवर्क का जिक्र भी कर दिया, उन गाइडलाइंस हमने उस फ्रेमवर्क के बारे में बात भी की है। और दूसरी बात, IMF ने तो हमसे देखें पिछले 9 महीने से इंगेज है, हमसे तो दिसंबर में भी मिलके गए, खुरम दस्तगीर वालों से मिलके गए हैं। उसके बाद तो दूसरी ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसको अगर हम सपोर्ट ना देते, प्रोग्राम ही नहीं चल सकता था। राइट मुजम्मिल साहब, हमारी वजह से प्रोग्राम चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दें, मूडीज की रिपोर्ट भी अलार्मिंग और जो उन्होंने बात की है, हाईली कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस को करार दिया है। आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसका जिक्र कर रहे थे। अब ये सीरियस डाउट्स जो वो रेस कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू स्टीयर अस थ्रू दिस इकोनॉमिक टर्मोइल, आपके मौकिफ को कितनी तकवीत देता है? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि ये जो बाहर रेटिंग एजेंसीज कंसर्न उठा रही हैं, उस कंसर्न के टाइम से आने से पहले रेक्टिफिकेशन हो जाए। ये तो हम मदद कर रहे हैं सारी चीजों की। और आप मुझे एक बात बताएं ना कि अगर ये PDM इतनी काबिल होती तो वो जब हम छोड़ के गए थे तो IMF प्रोग्राम इनकम्प्लीट कैसे रह गया? तो ये तो आगे भी इनकी तो कोई फेस वैल्यू ही नहीं है इस वक्त। पूरी दुनिया इनके बारे में क्या बात कर रही है? और जब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई आदमी गलती पे होता है तो उससे आप अपनी बातें कितनी मनवा सकते हैं? तो हमें तो खतरा ये है, क्योंकि ये मैंडेटेड गवर्नमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें जिसमें IMF से नरमी आप करवा सकते हैं, ये नेगोशिएट कर सकते हैं। ये कहीं ये ना हो कि सारी बातें उनकी मान ले, जैसे अभी आपने देख लिया 1.5 साल में गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, ये तमाम चीजें जो हमारे गले का हार बन गई, आवाम का हार बन गई। तो कहीं इससे भी ज्यादा खतरनाक। और अगला प्रोग्राम देखें, मैंने अभी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगला प्रोग्राम जो है 76 साल में ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान ने नहीं देखा। हमारी तवक्कुआत है कि IMF शायद बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मांगे उस नए प्रोग्राम में, तो वो कैसे ही करेंगे? और ये मूडीज ने भी इसका जो है इजहार कर दिया है। राइट, बट मुजम्मिल साहब, आप लोग की जो एक वो 3 पैरेलल स्ट्रैटेजी, जहां पर कोर्ट्स में भी आप फाइट आउट कर रहे हैं, आप एक तरफ पार्लियामेंट में भी कल के दिन आपके तमाम जमात के रहनुमा अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट में भी जाएंगे। कल इजलास 10 बजे बुला लिया गया, और साथ ही आप एक तरफ प्रोटेस्ट की भी आप कॉल दे चुके हैं हफ्ते के रोज। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं लेके जाता मामला? इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जल्दी जल्दी काम खत्म कर ले। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि अब बस हमें 266 सीटों में जो है MNA बना दे। हम तो ये कह रहे हैं जो इलेक्शन हुआ है उसकी तहकीक करके खत्म करें। तो ये तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 2 दिन में खत्म हो सकती है, इंस्टेबिलिटी खत्म हो सकती है। अब ये करना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि हम चुप हो जाए, रोजा रख लें, हम जो है घर जाके सो जाएं। तो ऐसे तो नहीं। फिर अली ना पाकिस्तान से इलेक्शन में के ऊपर से एतबार उठ जाएगा हमारे लोगों को। एब्सोल्युटली। और आपका जो वोटर जो डिमांड कर रहा है कि मैंडेट को सिक्योर करना जरूरी है, उसको रिक्लेम करना जरूरी है, वो भी आपने इंश्योर करना है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। तहरीक इंसाफ बराए मईशत मुजम्मिल असलम साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और इलेक्शन ऑडिट की जो 30% इलेक्शन ऑडिट की डिमांड की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस IMF को लिखे गए लेटर में स्टेबिलिटी मुल्क में किस तरह से आएगी, एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगी अगली नई हुकूमत के लिए। लेट्स सी, एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम कोलिशन पार्टनर्स जो इस नई हुकूमत का हिस्सा होंगे उनके खदशात पे बात होगी, और जो ये आए दिन एक वीडियो और या ऑडियो लीक सरफेस कर रही है उस मामले पे जरा गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक के बाद एक ऑडियो लीक सामने आ रही है। आज भी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की ऑडियो लीक सामने आई है।
उनके तर्जुमान ने इसके हवाले से ज़रूर ये कह दिया है कि सियाको सबाक से हट के बात की जा रही है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। कौन से वो अनासर हैं, कहाँ से प्रेशर आ रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान पे, एमक्यूएम पाकिस्तान क्या इस नई हुकूमत का हिस्सा बनेगी? गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान के फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो अगेन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? बड़े अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स हो रहे हैं। कल मुस्तफा कमाल साहब की वीडियो लीक का तस्करा हो रहा था, आज ऑडियो लीक गवर्नर सिंध की सामने आ गई है, टिसोरी साहब की। आइडेंटिफाई किन अनासर को किया जा चुका है अब तक, उस हवाले से तो मैं बात करूंगी, इसके कंटेंट के भी हवाले से, लेकिन उससे पहले ये बता दीजिएगा कि आज की ऑडियो लीक की ऑथेंटिसिटी पे उसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? अब देखें, मैंने तो बहुत ज्यादा ये दोनों ऑडियो या वीडियो जो है वो सुनी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मेरे दोनों साथी जिनसे मंसूब है ये वीडियो लीक्स, और उन्होंने कहा कि ये ऑथेंटिक है और वो जिस हद तक इसको ओन करते उतना ओन किया, और जो जहाँ ओन नहीं करते वो उन्होंने बता दिया। मेरा इसमें वो नहीं कि मैं इसमें कोई अपनी तरफ से कोई राय दूं। मेरा तो ये कहना है कि पार्टी में जो तंजीमी खराबी और बिगाड़ है उसमें से एक ये भी खराबी है, जो कि अच्छा है कि इस मरहले पर खुल के सामने आ गई। जब हम एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं, आवाम ने हम पर एक मरतबा फिर एतमाद किया है। हमने अपनी सीटें जो छीनी हुई थी, जो हमसे छीनी गई थी, या हम जिसमें कुछ सीटें हम हारे भी थे, वो अल्लाह की फजल से हमने उसको जो है वो रीगेन किया, लोगों के एतमाद को, सीटें हमारी बहाल हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी इन खराबी और बिगाड़ को भी अब दूर करना, और एमक्यूएम को सही मानों में एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोगों का एक जो है वो नौजवानों का सियासी अमल बनाना है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जहाँ पर ये नए सफर का आप जो आगाज करने जा रहे हैं, आप जिक्र भी कर रहे हैं, उस हवाले से मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि उससे कबल ही आपकी जमात के अंदर से भी ये जाली मैंडेट का अब जिक्र हो रहा है। मुस्तफा कमाल साहब भी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी प्रेशराइज कर रही है नून लीग को कि इनका मैंडेट जाली है। टिसोरी साहब भी आज अपनी मुबैना ऑडियो लीक में वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब ये 100% जाली मैंडेट वर्सेस 200% जाली मैंडेट हो गया, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो बहरहाल ये फेक मैंडेट नजर आता है। ऐसे में ये सफर कितना आसान होगा और कैसे चलेगा? मेरे ख्याल में ना ये किसी सियासी जमात का इख्तियार और हक है कि वो किसी दूसरी जमात के मैंडेट को, जो अवाम ने उसे वोट दिए हों, और इंतखाबी अमल और इलेक्शन एक्ट और जो उसके कवायद और ज़वाबित है उसके मुताबिक जो सूरत हाल और सिचुएशन है, उसमें किसी का ये हक नहीं कि वो जजमेंट दे दे, और फिर किसी मुबस्सिर का, तजिया निगार का, किसी एंकर का भी आपकी जमात के अंदर से आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। ये मैंडेट जो है, मैं ये मुतालबा करूंगा कि जहां क्रेडिबिलिटी का सवाल है, जहां ऐसे इश्यूज रेज हुए हैं, अब अगर वो इलेक्शन कमीशन में या हाई कोर्ट में स्टैंड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हाई कोर्ट ने भी सारी पिटीशन मुस्तरद कर दी, जब इलेक्शन कमीशन ने भी सारी मुस्तरद कर दी, मामला ट्रिब्यूनल में चला गया, और ट्रिब्यूनल में साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अमूमन पाकिस्तान की तारीख में लगते हैं। ये पाकिस्तान की जो मरकी हिस्ट्री है ना डेमोक्रेसी की और सियासी प्रोसेस की, इस पर सारी जमातों को कभी ना कभी, वो कहते हैं ना, मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो हवा देखिए किसी की नहीं। आज इख्तिदार में कोई है तो उसे फेवरेट कहा जाएगा, और आज जो इख्तलाफ में है या जिसके लिए मुश्किल हालात हैं तो वो कहा जाएगा कि ये हॉट वाटर्स में है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये अमल होता रहेगा, और जीतने वाली जमातों पर हारने वाली जमातें एलिगेशंस लगाएंगी। एब्सोल्युटली, और यही कुछ देखने में आया है हमेशा से। यू राइट, बट डॉक्टर साहब, अब दो जमातों के जो इत्तेहाद है, बजाय नजर आ रहा है कि एमक्यूएम की कोई खास जरूरत महसूस नहीं की जा रही। जो रवैया रवा रखा हुआ है, और ये आवाजें आपकी जमात के अंदर से ही आ रही हैं। मुस्तफा कमाल साहब की जो वीडियो लीक सामने आई, उसमें वो ये बात गिला कर रहे हैं, जो बेतौकीरी जो मुज़ाकरात के दौरान देखने में आई नून लीग के, अनइनवाइटेड एक फील दी जा रही है कि जैसे आप लोग अनइनवाइटेड चले गए थे। उस हवाले से भी जरूर कमेंट करिएगा। और मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि निशानदेही हो गई है, पता चल गया है कि राब्ता कमेटी में बैठकर कौन एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। सो ये कौन काम कर रहा है, आप लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है? हमारी राब्ता कमेटी के जो डेप्यूटी कन्वीनर हैं अनीस कायम खानी भाई, वो भी इस काम पर लगे हुए हैं। फिर मेरे सीओसी के अरकान भी हैं, मीडिया
फैल के मेरे साथी और लोग भी इस पर लगे हुए, वो काम तो हम कर लेंगे, वो कोई इतना मुश्किल काम इंशाल्लाह नहीं है, ठीक है ना। Right. और इसको आइंदा कैसे एहतियात करनी है इन चीजों को। राइट भाई। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो साहब ने ये वाजे कर दिया है कि आसिफ जरदारी साहब सदर मुंतखब होने के बाद चारों सूबों में गवर्नर्स का फैसला वो खुद ही करेंगे। देखें, ये तो सारी बातें जब तक तय नहीं हो जाएगा, हमारा PMLN का जो माहिदा है, समझौता है, वो एक कॉन्क्रीट शक्ल में टाइमलाइन के साथ इक़्तिदार से लेकर इंतजामिया तक जो मुनसिफाना वसाइल की तकसीम को लेकर और कराची के किरदार को और बल्दियाती मकामी हुकूमत को मुकम्मल बाइख्तियार बावसीला बनाने के लिए कैसे हम 2/3 कायम करेंगे, उसके लिए मुश्तरका कैसे कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, वीडियो और ऑडियो की ये जो मंजर आम पर आने के बाद अब मौजूदा सियासी सूरत हाल के को मद्देनजर रखते हुए MQM वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को वोट्स देगी उनके हक में? देखें, ये चीजें भी जो है ना, कल के हलफ के बाद जब फाइनल हमारी बातचीत होगी और उसमें जो कुछ भी प्रिंसिपली एग्री किया PMLN ने, उसको वो हतमी तौर पर एग्री करके बाकायदा एक शक्ल देंगे, तो इंशाल्लाह फिर उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा होगा। जैसा कि PMLN भी बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ इस बात पर मुसर है कि MQM उनके साथ हर हाल में MQM को साथ लेके, लेकिन बजाय तो ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब, नून लीग MQM से ज्यादा पीपल्स पार्टी को तरजीह दे रही है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, अगर नंबर उनके साथ उनके पूरे हो रहे तो हमने तो कह दिया कि आप क्यों फिर हमारा बोझ उठा रहे, क्यों अपने और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात को खराब कर रहे हैं। आप दो बड़ी जमातें हैं, आप दोनों मुल्क को चलाएं, हम अपोजिशन में एक मजबूत किरदार अदा करेंगे, एक तामीरी किरदार अदा करेंगे। डॉक्टर साहब, टिसोरी साहब की जो ऑडियो का मैं एक बार फिर हवाला दूंगी, और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ जब हुकूमत में थे तो दोनों पार्टियां जो अपोजिशन में थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उनका हमने साथ दिया, वो तो जेलों में जा रहे थे, लेकिन 7 वोट के हवाले से वो इस बात पे स्ट्रेस दे रहे थे कि उन 7 वोटों की वजह से हमने अपना वोट बैंक नाराज किया। आप दोबारा उसी कोलिशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपकी अपनी राय इस हवाले से क्या है और आपकी पार्टी के विद इन क्या सेंस इस वक्त प्रिवेल कर रही है? देखिए, ये बात तो कई बार आ चुकी है ना हमारी तरफ से कि अगर PTI की हुकूमत से अगर हमें अलग होना भी था तो जो है वो इलेक्शन फौरन हो जाते। दूसरा ये था कि अगर इलेक्शन फौरन नहीं हुए तो फिर हमें अदम एतमाद में शायद नहीं जाना चाहिए था, या उसमें भी चले गए थे तो हमें PDM 1 में हुकूमत में नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब भी 2 हफ्ते पहले यही बात कर रहे थे, तो रुकावट किसकी तरफ से डाली जाई थी, किसकी तरफ से प्रेशर था? अब वो तो किसी की तरफ से भी थी, मैं उस वक्त पार्टी का हिस्सा नहीं था, खालिद मकबूल भाई शायद उस पर कोई रोशनी डाल सके, तो मैं जब था ही नहीं तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैंने भी MQM से, जब मैं MQM में नहीं था तो मैंने भी बाहर रह के इस बात की मुखालफत की थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि ये अच्छा नहीं हुआ। और जाहिर है कि फिर PTM ने भी डिलीवर नहीं किया ना 16 महीनों में, तो उसका भी शाखसाना हमें भी भुगतना है। तो ये तो सारी हिट करेगी पीपल्स पार्टी को भी, PMLN को भी और MQM को भी, जो परफॉर्मेंस रही है। और अब दोबारा हम PDM 2 का तजुर्बा अगर करने जा रहे हैं तो फिर हमें ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो सेंस ये है मेरी पार्टी का, जो जब कामरान भाई, मैंने और मुस्तफा भाई ने ब्रीफ किया तो मेरी पार्टी का सेंस ये मिला था कि बेहतर है कि हम अपोजिशन में जाएं। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ, वैसे आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि दीगर जो सियासी जमातें इस कोलिशन का हिस्सा बनने जा रही हैं, उनके लिए महज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ही ज्यादा उसको तरजीह दी जा रही है। अवामी जो वेलफेयर है, पब्लिक वेलफेयर, दैट हैज टोटली टेकन अ बैक सीट। कोई मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन PMLN के साथ जो ताल्लुक 16 महीनों में डेवलप हुआ, बावजूद इसके कि कारकर्दगी नहीं थी और डिलीवर नहीं कर सके थे, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत में इजाफा हुआ, में अगर हमारी ओनरशिप साथ में है PMLN के, और अगर ये इसका कोई हम मैकेनिज्म बना लेते हैं तो मेरे ख्याल में हम क्या चाहते हैं भाई, लोगों की जिंदगी आसान हो, उनकी मुश्किलें खत्म हो, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, रोजगार के जराए पैदा हो, वो तरक्की करें, पाकिस्तान भी पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करे। थैंक यू डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। आपने गुफ्तगू सुनी उनकी, और MQM के लिए रिस्की होगा कि अगर वो इस कोलिशन का हिस्सा बने, किस तरह से नेगोशिएट अपने लिए कर पाते हैं। बहरहाल ये अब लेट्स सी आने वाले डेज किस तरह से अनफोल्ड होते हैं। प्रोग्राम में इतना ही, हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।